औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के साथ शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपना लेक्चर फोकस रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। देखें जी, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तो आमतौर पर मैटर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है थ्री फॉर्म्स के अंदर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर। ठीक है जी। तो हम एक एक करके इसको आपको समझाते हैं, बयान करते हैं डिटेल के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स को। अब एलिमेंट आमतौर पर मैटर की ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको मैं डिफाइन करता हूँ और डिफाइन करने के बाद जो है उस डेफिनेशन को आपको समझाते हैं और फिर उसके बाद इसकी जो टाइप्स है उन टाइप्स को हम स्टडी करते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स है। ठीक है। तो आमतौर पर जो मैटर सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसे आप लोग एलिमेंट कह सकते हैं, या एलिमेंट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, मैटर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसे आप लोग एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है। और ये आमतौर पर एक प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है जी। मैं डेफिनेशन करता हूँ इसकी, लिख सकते हैं इट इज द प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। और लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एक तो प्योर सब्सटेंस है और दूसरा जो है ये मैटर की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। डेफिनेशन करते हैं यहाँ पर कि हम डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं इट इज द प्योर सब्सटेंस, इट इज द प्योर सब्सटेंस made up of same kind of atoms, same kind of atoms having same atomic number, having same atomic number, and it could not be, it could not be decomposed डिकम्पोज भी लिख सकते हैं, ब्रोकन डाउन भी लिख सकते हैं। इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, मीन्स भी लिख सकते हैं, रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब क्या है जी, इट इज द प्योर सब्सटेंस, खालिस सब्सटेंस होता है। और सब्सटेंस पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, सब्सटेंस कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मादे की खालिस हालत को सब्सटेंस कहते हैं। मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, जो एक जैसे एटमों से बना हुआ होता है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक जैसा होता है। एंड इट कुड नॉट बी डिकम्पोज, और इसको आप तोड़ नहीं सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सादा अशिया के अंदर, बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, आम कीमियाई तरीकों से या आम केमिकल रिएक्शन से इसे आप लोग सादा अज्जा में नहीं तोड़ सकते। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी। यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों को उसके एग्जांपल बताता हूँ एलिमेंट्स की। ठीक है। अब एलिमेंट्स जो होते हैं आमतौर पर जो कि प्योर फॉर्म में होते हैं मैटर के अंदर। ठीक है। तो इन एलिमेंट्स के अंदर जो है आप लोगों के पास मरकरी या पारा HD वो आप लोग कर सकते हैं, गोल्ड AU कर सकते हैं। ठीक है। ब्रोमीन कर सकते हैं, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन कर सकते हैं, ये सारे जो है ये एलिमेंट्स की मिसालें हैं। ठीक है, अब ये जो आप लोगों के पास जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि एक एलिमेंट जो होता है वो सेम काइंड ऑफ एटम्स, एक जैसे एटमों के मिलाप से बना हुआ होता है। अब मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ मैंने मिसाल दी है एक नाइट्रोजन की, जैसे कि हाइड्रोजन हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन दोनों एक जैसे एटम है। ठीक है, एक नाइट्रोजन जब दूसरे नाइट्रोजन के साथ केमिकली रिएक्ट करता है, ठीक है, तो दो एटम जब मिलते हैं तो इनके मिलाप से फिर आप लोगों के पास एक एलिमेंट बनता है। अब ये एक जैसे एटम है, एक जैसे एटम होने से मुराद एक और चीज भी बयान हो रही है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जो उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। अब मिसाल के तौर पर ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर मैं लिखूँ यहाँ पर 7 और 14, ऊपर वाला लिखा गया ये एटॉमिक नंबर है, नीचे वाला इसका मास नंबर है। आगे इस चैप्टर के अंदर एटॉमिक नंबर और मास नंबर के हवाले से डिस्कशन होगी, फिर आपको बताएंगे। ठीक है जी, तो इनका एटॉमिक नंबर जो है वो एक जैसा होता है, नाइट्रोजन का भी 7 है, दूसरे नाइट्रोजन का भी क्या होता है, 7 होता है आमतौर पर। ठीक है, तो इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। एटॉमिक नंबर एक जैसा होने से मुराद ये होता है दरअसल कि इनके अंदर प्रोटॉन सेम होते हैं। प्रोटॉन क्या होंगे जी, सेम। प्रोटॉन की तादाद हमेशा क्या होती है, इनके अंदर सेम होती है। तो यहाँ पर जो है जो न्यूट्रॉन्स हैं उनमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं आमतौर पर वो सेम होते हैं। तो मजीद इसकी डिस्कशन में नहीं जाते, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है कि एटॉमिक नंबर सेम होने से मुराद ये है इनके अंदर प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, हमेशा सेम होती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एक और मिसाल आप लोग देते हैं हाइड्रोजन की, H2। जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है वो 3 शक्लों में होता है जिन्हें आप लोग आइसोटोप्स पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन आप लोगों के पास 1, हाइड्रोजन आप लोगों के पास आ जाता है 2 और हाइड्रोजन आप लोगों का 3। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर सबका क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर इनको हम इनका एटम बना के देखें तो तीनों एटमों के अंदर आमतौर पर जो है प्रोटॉन की तादाद क्या होगी, सेम होगी। ठीक है जी, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो इसके अंदर जो है ना प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन जो है वो 0 होता है, और पहले शेल के अंदर इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये प्रोटियम होता है, इसे ड्यूट्रियम पढ़ते हैं। तो ये दूसरा जो है इसके अंदर प्रोटॉन एक होता है और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 2 हो जाते हैं। ठीक है, और पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन। ये जो है ट्राइटियम है, इसके अंदर प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं इधर, सॉरी, न्यूट्रॉन एक होता है। ठीक है, इधर न्यूट्रॉन जो है 2 होते हैं, 2 और एक 3, और इसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर तीनों एटमों को देखें कि हाइड्रोजन आप लोगों के पास एलिमेंट है, उसके ये 3 एटम हैं और ये एक जैसे एटम है। अब ये एक जैसे एटम होने का मतलब क्या है कि तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब ये है कि इनमें प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। अब देखें जो पहला इसका एटम है प्रोटियम, ठीक है, उसके अंदर भी प्रोटॉन एक, दूसरा जो ड्यूट्रियम है उसके अंदर भी प्रोटॉन एक, और तीसरा जो ट्राइटियम उसके अंदर भी प्रोटॉन क्या होता है, एक होता है। तो इसकी तफसील फिर आगे आ जाएगा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, आइसोटोप्स, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल आप लोग यही सिर्फ देख सकते हैं कि एलिमेंट जो होता है वो एक जैसे एटमों पर मुश्तमिल है। उसका मतलब यह है कि उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, सेम होती है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसके 3 एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है। एटॉमिक नंबर एक जैसा होने से मुराद ये कि उनमें प्रोटॉन की तादाद क्या है, सेम है। अब ये जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसको आप लोग जो है आम केमिकल रिएक्शन के जरिए सादा सब्सटेंस के अंदर नहीं तोड़ सकते। तो ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसकी सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स। एलिमेंट्स की जो है वो टाइप्स को हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। इम्तिहान नुक्ते निगाह से एक तो इसकी डेफिनेशन और दूसरा इसकी टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इन्हीं को आप लोगों ने फोकस करना है। तो आमतौर पर एलिमेंट्स जो है ये सॉलिड में भी होते हैं, एलिमेंट जो है ये लिक्विड में भी होते हैं, एलिमेंट जो है ये गैसियस फॉर्म के अंदर भी होते हैं। ज़्यादातर एलिमेंट जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, बहुत ही कम एलिमेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और चंद एक एलिमेंट जो है वो गैसियस फॉर्म के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड। अब इसकी मिसाल कौन सी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों के पास गोल्ड है Au, जैसे कि आप लोगों के पास कॉपर है,
जैसे कि आप लोगों के पास आयरन है, ETC, ये सारे के सारे जो है सॉलिड के आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। लिक्विड जो है, लिक्विड फॉर्म के अंदर एलिमेंट बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं वेरी फ्यू एलिमेंट्स, वेरी फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज लिक्विड। अब इसकी मिसाल के अंदर आप लोगों के पास एक तो आ जाती है मरकरी या पारा, ठीक है, Hg, और दूसरा होता है जी ब्रोमीन, ठीक है। तो मरकरी या पारा आप लोगों ने थर्मामीटर के अंदर देखा होगा, येलो किस्म का, ठीक है, डॉक्टर के पास, और दूसरा होता है ब्रोमीन। और लिखेंगे अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस, अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ETC, नोबल गैसेस वगैरह मौजूद है, ये सारे के सारे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एलिमेंट्स को उनकी बाज़ खसूसियात की बुनियाद पर हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में भी तकसीम कर सकते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है जी। इनमें भी आप इनको तकसीम कर सकते हैं, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। मेटल जो होती है बिजली और धातु की अच्छी कंडक्टर होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इनमें बिजली भी गुजर सकती है, इनमें हरारत भी गुजर सकती है। नॉन मेटल जिन्हें आप लोग गैर धातु कहते हैं, ये बिजली और हरारत की नाकस से मुसल होती हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो मेटलॉइड होते हैं, इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। 50% मेटल और 50% मेटलॉइड होते हैं। तो तकरीबन अबाउट 80% जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है जी। तो मेटल लिख सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आगे ये आ जाएगा। वैसे आप लोगों की मालूमात की लिख रहा हूँ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसके लिए लिखेंगे आप लोग बैड कंडक्टर, यानी इसमें से ये कंडक्टर नहीं होती, इसमें पास नहीं होती, क्या जी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना हरारत गुजर सकती है और ना ही बिजली गुजर सकती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मेटलॉइड्स क्या होती हैं, बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है जी। इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की खसूसियात होती हैं। अच्छा, इसके अलावा नोबल गैसेस भी आ जाती हैं इसी के अंदर। नोबल गैसेस भी आमतौर पर एलिमेंट्स की टाइप्स के अंदर ही आ जाती हैं आमतौर पर। इसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म के अंदर भी होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो आयनिक फॉर्म में भी होते हैं, आयंस, और एलिमेंट्स जो होते हैं वो आइसोटोपिक फॉर्म में भी होते हैं, आइसोटोप जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आप लोग करेंगे उनकी टाइप्स को, ठीक है। एलिमेंट सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैसेस में भी होते हैं। ज़्यादातर एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बहुत ही कम एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ एलिमेंट्स गैसेस फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में भी हम तकसीम कर सकते हैं। नोबल गैसेस जो हैं ये भी आगे आ जाएगा पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, उसके अंदर फिर आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सी होती हैं। वैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह ये नोबल गैसेस में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा एलिमेंट एटम फॉर्म में भी होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होते हैं, आयंस में भी होते हैं और आइसोटोप्स की हालत में भी होते हैं। अब ये एटम, मॉलिक्यूल और आयंस और आइसोटोप्स ही फिर आगे आएंगे, फिर आप लोगों को इसके हवाले से बताएंगे। तो ये आप लोगों का टॉपिक है, यानी एलिमेंट की आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, और एलिमेंट के बाद उसकी जो है ना जो टाइप्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट के बाद अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जी कंपाउंड को। कंपाउंड, अब देखें नाम से जहर है कंपाउंड, तो तुम इसको आप लोग मुरक्कब पढ़ते हैं। हमेशा मुरक्कब या कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से ज्यादा अशिया के वहाँ मिलाप से बनता है। पीछे हमने एलिमेंट पढ़ा है, एलिमेंट जब आपस में केमिकली कंबाइन कर जाते हैं तो एलिमेंट के केमिकल कम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास जो नई चीज शय वजूद में आती है,
या नई शय वजूद में आती है, जो नया सब्सटेंस वजूद में आता है, उसे आप लोग कंपाउंड पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको, फिर आप लोगों को एग्जांपल देते हैं, फिर इसकी थोड़ी सी टाइप्स है कंपाउंड की, वो आप लोग को डिस्कस करते हैं। देखें डेफिनेशन को, देखें आप लोग कंपाउंड की। इट इज अ सब्सटेंस, it is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। ठीक है जी, it is a substance made up two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास एक सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलाप से बनता है। अब वो एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो आम तौर पर उनके जो मासेस होते हैं, ठीक है जी, ये मासेस हैं, ठीक है, उनके मासेस के अंदर एक फिक्स्ड रेशो होती है। जब एलिमेंट्स अपने मासेस में फिक्स्ड रेशो के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं तो उसके नतीजे में जो सब्सटेंस बनता है, उस सब्सटेंस को आप लोग पढ़ सकते हैं कंपाउंड। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों को मिसाल भी देता हूं और साथ साथ इसकी थोड़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ये आ जाती है जी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, अब मिसाल के तौर पर देखें, कंपाउंड बहुत सारे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी आप लोगों के पास कंपाउंड है, वाटर भी आप लोगों के पास कंपाउंड है। मैं इनको स्पेशली क्यों बयान कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब मिसाल के तौर पर जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो फिर आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, कार्बन आप लोगों के पास एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी आप लोगों के पास एलिमेंट है। दो एलिमेंट जब आपस में मिल रहे हैं तो इनके मिलाप से आप लोगों के पास कंपाउंड बन रहा है। तो कार्बन आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो ये आप लोगों के पास एक गैस है। ठीक है जी, अब देखिए जब एलिमेंट्स आपस में केमिकली कम्बिनेशन कर रहे होते हैं, केमिकली कंबाइन कर रहे होते हैं, और जब एलिमेंट्स केमिकल कम्बिनेशन करके आप लोगों के पास कंपाउंड बना रहे होते हैं, तो इस कंपाउंड के अंदर ये एलिमेंट्स अपनी शिनाख्त को खो देते हैं। ठीक है, और एक नई शय जो है, नया सब्सटेंस जो है वो वजूद में आता है। अब जो नया सब्सटेंस वजूद में आता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बनने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल क्या होती है, मुख्तलिफ। मिसाल के तौर पर ये सॉलिड में और ये गैस में, इनके मिलाप से जो आप लोगों के पास कंपाउंड बना है, उस कंपाउंड की खसूसियत देखें कि वो गैसवस फॉर्म में है और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है। और फिर अगर आप इसको चाहें कि इसको आप आम फिजिकल मीन्स के जरिए, ठीक है, इसको तोड़ना चाहें, आम तभी तरीके से इसको तोड़ना चाहें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो फिर इसको आप तोड़ नहीं सकते आमतौर पर। ठीक है जी, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पर देखें, हमने कहा है कि जब एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो उनके मासेस में क्या होती है जी, एक फिक्स्ड रेशो होती है। ठीक है, मासेस। अब देखें जो आप लोगों के पास कार्बन है, ठीक है, ये इसका जो मास नंबर होता है वो 12 होता है। ऑक्सीजन जो होती है इसका होता है 16। ठीक है, ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर आ गया है, ये फिर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, वैसे मास नंबर ये होता है किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को आप लोग मास नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के मासेस में एक फिक्स्ड रेशो आएगी। अगर ये दोनों उस फिक्स्ड रेशो के साथ मिलेंगे तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वगरना नहीं बनेगी। अब मिसाल के तौर पर ये है 12 और ये ऑक्सीजन आप लोगों के पास 2 है। हर एक का जो मास नंबर है वो है जी 16। 16 और 16 कितना हो जाता है जी 32। तो कार्बन और ऑक्सीजन 12 और 32 की रेशो में अगर मिलेंगे तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वगरना नहीं बनेगा आमतौर पर। ठीक है,
ये इसको आप मजीद सिंपल कर लें, कोई एक ऐसा अदद ले लें जिससे ये पूरे के पूरे तकसीम हो जाए। 4 ले लें आप लोग, ठीक है, तो ये आ जाएगा आप लोग के पास 3, और फिर आप लोग के पास ये आ जाएगा 8, ठीक है, या फिर ये 3 और 8 की रेशो में मिले, ठीक है, तो फिर जाके आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वगरना नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों के पास ये 12 है, तो इसको आप लोग 4 पे आप लोग जो है तकसीम कर लें, तो फिर आप लोगों के पास आ जाएगा 3, या फिर आप लोगों के पास ये 32 है, तो फिर इसको आप लोग 4 पे डिवाइड कर लें, फिर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा जी 8। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, 12 और 32 की रेशो में मिलेंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या फिर ये 3 और 8 की रेशो मिलेंगे तब भी आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये 3 और 8 या 12 और 32 की जो रेशो है ये एक फिक्स्ड रेशो है, और ये किसके दरमियान फिक्स्ड रेशो है, इनके मासेस के दरमियान, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझाने की कोशिश की है कि हाँ ये फिक्स्ड रेशो क्या है। अब अगर ये 3 और 8 की फिक्स्ड रेशो से जो इनके मासेस में होती है नहीं मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वजूद में नहीं आएगा। इस तरीके से आप लोगों के पास H2O की मिसाल है, ठीक है जी। हाइड्रोजन जब आपस में ये रिएक्ट करते हैं 1/2O2, तो फिर आप लोगों के पास बनता है वाटर। अब जो वाटर होता है वो बनता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलाप से, और जब ये बन जाएगा तो ये फिर लिक्विड फॉर्म में होता है। अब देखें ये कौन सी फिजिकल स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस वाली फिजिकल स्टेट में है, ऑक्सीजन कौन सी फिजिकल स्टेट में है, ये गैस वाली हालत में है। जब पानी बनता है ये कौन सी फिजिकल स्टेट में है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो जब ये पानी को बनाएंगे ये दो एलिमेंट्स, तो ये जब पानी बन जाएगा तो इस पानी में ये दोनों एलिमेंट्स अपनी शिनाख्त को खो देते हैं और बिल्कुल एक नई चीज बनती है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये इसके बनाने वाले एलिमेंट से बिल्कुल क्या होंगी, मुख्तलिफ। H2O की प्रॉपर्टीज H2 और O2 की प्रॉपर्टी से क्या होंगी, बिल्कुल मुख्तलिफ। अब इस H2O को आप लोग आम जो तभी तरीकेकार होते हैं, फिजिकल मेथड्स होते हैं, उसके जरिए अलग नहीं कर सकते। पानी आप ले लें, ये ना कहें कि पानी को हम हाथ से पकड़ के अलहदा कर दे, हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगी, ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये अब जो हाइड्रोजन होता है इसका आमतौर पर मास नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है वो होता है आप लोगों के पास 16। तो यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, एक और एक, मास नंबर 1 हाइड्रोजन का, दूसरे का भी एक, 2 हो जाएंगे, ये 2 और ये हो जाएगा 16। या फिर एक सिंपल ले लें, 2 अदद ले लें, इस पर तकसीम कर दें, तो यह आ जाएगा 1 और 8 की रेशो। तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 और 8 की रेशो से, जो उनके मासेस की रेशो है और ये एक फिक्स्ड रेशो है, इससे ये आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे तो इनके केमिकल कम्बिनेशन के नतीजे में आप लोगों के पास वाटर बनेगा, वरना वाटर नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो होप डन कि आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरह समझ में आएगी। तो क्या कह रहे हैं कि ये आप लोगों के पास एक कंपाउंड है, ठीक है जी, प्योर फॉर्म है मैटर की, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जो कि आमतौर पर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी है, 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं उनसे बना हुआ है, या 2 एलिमेंट से बना हुआ है। अब ये एलिमेंट क्या कर रहे हैं, आपस में कीमियाई तौर पर कंबाइन कर रहे हैं। कैसे कंबाइन कर रहे हैं कि उनके जो मासेस होती हैं उनमें क्या है जी, फिक्स रेशो। अब देखिए ये बन गया, तो इसको बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके मासेस में फिक्स रेशो है। कार्बन डाइऑक्साइड में 3 और 8, पानी में कितने हैं जी, 1 और 8 के हवाले से, ठीक है जी। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, और ये मैंने 2 एग्जांपल आप लोगों को दी हैं ताकि आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है थोड़ी सी हम ले लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, कि कंपाउंड्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो आमतौर पर कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है, मेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बहुत सारी इसकी टाइप्स है, ठीक है। तो कंपाउंड जो होते हैं आमतौर पर मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है जी, कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड,
कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स भी पढ़ते हैं इसे हम। इसके अलावा मेटालिक या इंटरमेटालिक, इंटरमेटालिक कंपाउंड्स। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं आप लोगों के पास, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं आप लोगों के पास। ठीक है जी। तो ये अब आप लोगों के पास जो है इसकी टाइप्स हैं, तो अब आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है। ठीक है, थोड़ी सी आप लोगों ने डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन करनी है एग्जांपल के साथ जो मैंने आप लोगों को समझाई है, और फिर आप लोगों ने करनी है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो यानी यहीं तक आप महदूद रहे, बाकी ये जो है इनकी तफसील फिर नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर फिर आप लोगों के पास आ जाएगी, फिर आप लोगों को बताएंगे। होप डन कि आपको कंपाउंड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अब कंपाउंड के बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी मिक्सचर। हम मिक्सचर को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। मिक्सचर जिसे आप लोग उर्दू के अंदर आमेजा पढ़ते हैं। अब पीछे आप लोगों ने कंपाउंड पढ़ा है, कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर जो है यही फर्क होता है। आगे हम इनके डिफरेंसेस भी आप देखेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क ये होता है कि कंपाउंड को बनाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, उनमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो आम फिजिकल मेथड के जरिए नहीं मिलते। लेकिन जब हमारे पास मिक्सचर बनता है तो मिक्सचर को बनाने वाले जो एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं वो आम फिजिकल मेथड के जरिए आपस में मिल जाते हैं, फिजिकली मिलते हैं। उनके कंपोनेंट्स में यानी मिक्सचर के कंपोनेंट्स में कोई खास फिक्स्ड रेशो नहीं होती। मैं डेफिनेशन करता हूँ, फिर उसको मैं एग्जांपल से फिर आप लोगों को वजाहत करने की कोशिश करता हूँ। देखें ये डेफिनेशन, when two or more different elements and compounds, elements और compounds, एलिमेंट भी या कंपाउंड भी दोनों जो है, when two or more different elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, without any fixed ratio then mixture is formed। वो कहता है जब दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, जब दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलते हैं तभी तरीके से कि उनके मासेस में कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होता, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, कि उनके अंदर कोई फिक्स्ड या मुतय्यन निस्बत नहीं होती उनके मासेस के अंदर। आगे बाई मास भी लिख सकते हैं, ठीक है, या बाई मास आगे लिखा जा सकता है लेकिन का, ठीक है। तो फिर आप इसके नतीजे में आप लोगों के पास क्या बनता है, इसके नतीजे में आप लोगों के पास बनता है मिक्सचर। अब मिसाल के तौर पर एक आम आप लोगों को मिसाल देते हैं। आप लोगों के पास सॉइल है, आप लोगों के पास सैंड है, ठीक है जी, ये आपस में फिजिकली मिक्सअप है, और इसके अंदर जो है आप लोग वाटर की भी आप इसके अंदर ऐड कर दें तो सॉइल आप लोगों के पास कंपाउंड है, सैंड भी आप लोगों के पास कंपाउंड है, H2O भी आप लोगों के पास कंपाउंड है। तो ये आपस में जो है ऐसे फिजिकली आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। इनके मासेस में कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सॉइल जो है हम इतनी ग्राम ले लें, सैंड हम इतनी ग्राम ले लें, H2O हम इतनी ग्राम ले लें, ठीक है। आम जो है ना इनके मासेस जितनी आप मर्जी आपस में लेके आपस में मिक्सअप करते हैं फिजिकली बगैर किसी केमिकल रिएक्शन के। तो ये जब आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे आपस के अंदर, तो फिर इसके नतीजे में आप लोगों के पास बन जाएगा मिक्सचर, ठीक है। तो यानी ये कंपाउंड आपस में मिले हैं फिजिकल मेथड के जरिए, फिजिकली आप हाथ से आपने इसको मिक्स कर लिया, उठा लिया, हाँ जी सैंड ले लिया आप लोगों ने मट्टी ले ली, ठीक है, वाटर ले लिया, ठीक है, फिजिकली जब आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। अब जब ये मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है, तो बाद में इनको आम फिजिकल मेथड के जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। आगे फिर आएंगे टेक्निक्स, फिर आप लोगों को बताएंगे कि हाँ कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके जरिए आप जो है इसको अलग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास जो है डिस्टिलेशन वाला मेथड है, ठीक है, डिस्टिलेशन इस तरीके से आप लोगों के पास जो है फिल्ट्रेशन है आप लोगों के पास,
फिल्ट्रेशन, इस तरीके से एवोपरेशन है, प्रेसिपिटेशन है, या फिर आप लोगों के पास मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन। तो ये आप लोगों के पास ऐसे फिजिकल मेथड्स हैं जिनके जरिए आप लोग मिक्सचर के अज्जा को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये देखें, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के अंदर भी आप लोग ध्यान के अंदर रखें कि जब मिक्सचर बना हुआ है तो मिक्सचर को जो बनाने वाले कंपोनेंट्स हैं उन्होंने मिक्सचर में अपने खसूसियात को ख़त्म नहीं किया। अब ये नहीं है कि मिक्सचर बन गया, सॉइल ने अपनी खसूसियात को ख़त्म कर दिया, सैंड ने अपनी खसूसियात को ख़त्म कर दिया, या पानी ने जो है वो अपनी खसूसियात को ख़त्म कर दिया, ऐसी बात नहीं है। तो मिक्सचर में जो मिक्सचर को बनाने वाले अज्जा होते हैं वो अपनी खसूसियात को बरकरार रखते हैं, और इन अज्जा को आप लोग आम फिजिकल मेथड के जरिए क्या कर सकते हैं जी, अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन बताई आप लोगों को ताकि आप लोगों को थोड़ा मिक्सचर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है अब ये थोड़े से फिजिकल मेथड्स हैं जिनकी तफसील फिर आगे आएगी, फिर आपको पढ़ाएंगे, हायर स्टडीज़ के अंदर आप पढ़ेंगे। यानी ये फिजिकल मेथड्स हैं जिसके ज़रिए आप लोग मिक्सचर को उनके अज्जा में क्या कर सकते हैं जी, अलहदा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी मिक्सचर की आप लोगों के पास टाइप्स हैं कि मिक्सचर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो कि इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन भी आ जाती है आप लोगों के पास, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो आप लोगों के पास नंबर 1 पे है जी होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर, और नंबर 2 पे आप लोगों के पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब ये जो लफ्ज है ना आप लोगों के पास होमो, इसका मतलब होता है सेम, एक जैसा। ठीक है, और जीनस यहाँ पर कंपोजिशन या कंसंट्रेशन कर सकते हैं, सेम कंपोजिशन और सेम कंसंट्रेशन। कंपोजिशन कहते हैं अज्जा की तरकीब के दिया गया मैटर जो होता है वो किन किन अज्जा पर मुश्तमिल है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, जो भी आप लोगों के पास अज्जा की मिकदार कितनी है। तो होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब क्या होता है जी, कंपोजिशन या कंसंट्रेशन। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अज्जा की तरकीब हर जगह क्या होगी, यकसा। लिख सकते हैं a mixture which have uniform composition, या कंपोजिशन की जगह कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। a mixture which have uniform composition or concentration throughout their masses, throughout their mass, ये ना भी लिखें तो वो भी ठीक है। a mixture which have uniform composition throughout, ठीक है जी, their mass। तो ऐसा मिक्सचर जिसकी अज्जा की तरकीब हर जगह क्या होती है जी, यकसा होती है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसकी मिसाल आप लोग देखें, इसकी मिसाल जैसे कि आप लोगों के पास एयर है, ये भी इसकी मिसाल हो सकती है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो एयर जो है वो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ क्या है जी, डिफरेंट गैसेस। मेनली गैसेस कौन कौन सी हैं इसके अंदर, नाइट्रोजन है जी, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबेल गैसेस हैं इसके अंदर, नोबेल गैसेस, और है जी मॉइस्चर, नमी जिसे आप लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर है। इस तरीके से आप लोगों के पास सोल्यूशन ऑफ साल्ट है, सोल्यूशन ऑफ साल्ट, साल्ट का महलूल। एक महलूल जो होता है दो चीज़ों के मिलाप से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास जो है नमक और पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों के मिलाप से आप लोगों के पास जो बना हुआ है उसे आप लोग सोल्यूशन कहते हैं। अब सोल्यूशन के अंदर एक चीज़ कम मिकदार में होती है जिसे आप लोग सॉल्यूट पढ़ते हैं, जैसे कि नमक है, और एक चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है जिसे आप लोग सॉल्वेंट पढ़ते हैं, जैसे कि आप लोग के पास पानी होता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो सोल्यूशन है इसके अज्जा की तरकीब भी हर जगह क्या होती है, यकसा होती है, जहाँ भी आप लोगों के पास मौजूद हो। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के पास NaCl प्लस H2O, इस तरीके से H2O भी इसी की, वाटर पानी की भी इसी की मिसाल है आमतौर पर, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ऐसा मिक्सचर जिसके अज्जा की तरकीब हर जगह यकसा नहीं होती, उसके अज्जा की तरकीब जगह जगह तब्दील होती रहती है। क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, मिक्सचर which do not have uniform composition भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं,
composition throughout by their mass। ठीक है जी। अब इसकी मिसाल जो है, आप लोग एक मिसाल ले लें रॉक। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर जो रॉक होती है इसके अज्जा की तरकीब जो है जगह जगह क्या होती है, डिफरेंट होती है आमतौर पर। ठीक है, और रॉक जो होती है, कोई आप लोग से ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रॉक। तो आप लिख सकते हैं रॉक जो होती है वो मिनरल्स पर मुश्तमिल होती है, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट किस्म की जो मिनरल्स है रॉक के अंदर, जैसे आप लोग उर्दू में चट्टान पढ़ते हैं, उसके अंदर आप लोगों के पास ग्रेनाइट है, मीका है, और लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये जो रॉक आप आमतौर पर आप लोगों के पास है, ये मिसाल है किसकी, हेट्रोजिनस मिक्सचर की। तो इम्तिहान नुक्ते निगाह से आप लोगों के पास जो है मिक्सचर की डेफिनेशन, और फिर मिक्सचर की ये आप लोगों के पास टाइप्स, ज़्यादा जो है इम्तिहान नुक्ते निगाह से यही पूछते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के पास आ सकता है कि डिफाइन मिक्सचर, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास हो सकता है कि डिफाइन होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर विद एग्जांपल, ये भी आ सकते हैं, राइट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो ये आप लोगों के पास है। तो होप डन आप लोगों के पास जो है मिक्सचर जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा टॉपिक था एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने जो है लेक्चर को फोकस करके सुना होगा, और मज़ीद जो है हमारे लेक्चर्स को फोकस करके सुनते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।